यहाँ पे लास्ट वीडियो हमने रोकी थी, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पेशेंट को कोई ऐसी ड्रग दे दें जो कोलिनर्जिक ड्रग हो, ठीक है, और फ़र्ज़ करें कि वो सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करती हो, तो हम देखते हैं कि अभी क्या चेंजेस उसके बॉडी में आएंगे, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है ना। ये अब बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मस्करेनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लें। सबसे पहले नंबर 1 जो है ना, मस्करेनिक रिसेप्टर्स, हम पढ़ रहे थे मस्करेनिक के बारे में ना। मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द CNS, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ऑल दोज प्लेसेस पॉइंट्स वेयर एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड बाय पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, ठीक है ना, यानी कि जो न्यूरो इफेक्टर्स सेल्स हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो भी हैं, जितने भी जगहों में न्यूरो इफेक्टर जगहों में जहाँ एसिटाइलकोलिन न्यूरो इफेक्टर है, ये कहीं नॉरएपिनेफ्रिन ना समझना, तो जहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है वहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर्स आपको मौजूद मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये MCQ भी आता है ये वाला। मस्करेनिक रिसेप्टर्स उन जगहों में भी पाए जाते हैं जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, रिमेंबर सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है ना, सिंपैथेटिक फाइबर्स, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उन जगहों पे जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं, रिलीज़ करते हैं एसिटाइलकोलिन, उन जगहों में भी मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। यानी स्वेट ग्लैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। स्वेट ग्लैंड में पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स एसिटाइलकोलिन सिक्रेट करते हैं, याद रखें। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है वो, इसलिए कि जो मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, वो नॉर एड्रेनर्जिक होते हैं, एक्सेप्ट इन जगहों में, स्वेट ग्लैंड्स में, जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आर कोलिनर्जिक, ठीक है। तो इन जगहों में फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होती है, और रिसेप्टर्स कौन से होंगे, मस्करेनिक रिसेप्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रोक के देख लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, नंबर 4 पे याद रखें कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एसिटाइलकोलिन नॉर्मली रिलीज़ किया ही नहीं जाता, लेकिन उन जगहों में भी मस्करेनिक रिसेप्टर्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। मस्करेनिक रिसेप्टर फॉर एग्जांपल एंडोथेलियल सेल्स एक बड़ी एग्जांपल है। नॉर्मली दे डोंट रिसीव एसिटाइलकोलिन, लेकिन वहाँ पे M3 रिसेप्टर्स आपको लोडेड मिलेंगे, ठीक है ना, एंडोथेलियल सेल्स में। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर एंडोथेलियल सेल्स में आपको पता है ये एंडोथेलियल सेल्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, हमने देखा कि यहाँ पे M3 लोडेड है, हर जगह में M3, लेकिन एसिटाइलकोलिन यहाँ पे होता ही नहीं है। वो इसलिए 2 रीज़न हैं इसके, ठीक है ना। एक ना, उसकी डायरेक्ट सप्लाई होती भी नहीं है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे नहीं होती। तीसरी ये कि एसिटाइलकोलिन हो भी, अगर इधर हो भी ब्लड में हो भी, तो ब्यूटाइल एस्ट्रेस होता है, ठीक है, वो इसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना, याद रखें। ब्यूटाइल एस्ट्रेस है, ठीक है। 2 किस्म के एस्ट्रेसेस हैं। नंबर 1 एक एस्ट्रेस है हमारा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, ठीक है ना, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, और दूसरा है ब्यूटाइलकोलिन एस्ट्रेस। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस टिश्यू में एसिटाइलकोलिन को तबाह करता है, या जहाँ साइनेप्सिक जो एरियाज़ हैं गैंग्लियन वगैरह के आसपास, जबकि ब्यूटाइलकोलिन एस्ट्रेस ब्लड में, ठीक है, डिस्ट्रॉयज एसिटाइलकोलिन इन प्लाज्मा या ब्लड, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें, इसको ना ट्रू कहते हैं, कोलिन स्ट्रेस कहते हैं, इसको स्यूडो कोलिन स्ट्रेस कहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होता है ये, और ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अब दोबारा अपनी ड्रग की तरफ। तो हम देखते हैं कि एक ऐसी ड्रग हम देते हैं पेशेंट को कि वो जाती है, निकोटीन को फ़िलहाल छोड़ दें, जिसमें जाके मस्करेनिक जो रिसेप्टर्स हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो रिसेप्टर्स उन पे एक्ट करती है और चेंज लाती है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह के चेंजेस हम ये ड्रग लेके आएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ड्रग है इसको हम कहेंगे मस्करेनिक एगनिस्ट, ठीक है ना, मस्करेनिक एगनिस्ट बोलेंगे। अच्छा, ये ड्रग अंदर जाके, जिस्म में जाके इस तरह के ही चेंजेस लाती है जैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लाता है, ठीक है ना, बॉडी में। ये बिल्कुल वैसे चेंजेस लाती हैं जैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लाता है। इसीलिए इन ड्रग्स को हम कहते हैं पैरासिम्पैथो मिमेटिक्स, ठीक है, पैरासिम्पैथो मिमेटिक्स, ठीक है ना, मिमेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना, इन ड्रग्स को, ठीक है।
अब देखिए ये हमारा गैंग्लिया है, ये हमारा सीएनएस से नर्व आती है, फॉर एग्जांपल 10वीं नर्व है, नर्व आती है आके गैंग्लिया से पोस्ट है, ये पोस्ट गैंग्लियानिक है, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियानिक, ये प्री गैंग्लियानिक है। अब देखिए यहाँ से जो न्यूरो इफेक्टर एरिया है ना, यहाँ पे आपको मस्करेनिक्स में ही मिलेंगे, यहाँ पे निकोटिनिक नहीं मिलते, यहाँ निकोटिनिक नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे निकोटिनिक को रहने दिया और मस्करेनिक जो हमने को लेके आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। निकोटिनिक कहाँ होते हैं, या तो इधर होते हैं गैंग्लिया के पास, या तो सीएनएस में होते हैं, ठीक है। तो ऑल न्यूरो इफेक्टर्स जो साइट्स हैं वहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। हम ड्रग देंगे, ड्रग भी इसी तरह के मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे ही जो एक्ट करेगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो होती है ना वो बहुत ही लोकलाइज्ड एंड डिस्क्रीट होती है, ठीक है ना। सिस्टेमिक एक्टिविटी जो होती है ना वो डिफ्यूजली होती है बॉडी में, ठीक है, डिफ्यूजली होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका मिसाल मैं आपको देता हूँ, सपोज आपने अपनी बीवी को नाराज़ कराया है, ठीक है, नाराज़ कराया और वो चाहती है कि रोए ना। अब ऐसा है कि वो जब चाहती है कि रोए तो उसका ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो लैक्रिमेटरी जो न्यूक्लियस है ना वो एक्टिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से आंसू आते हैं, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक की तरह ये भी डिफ्यूज़ होता तो क्या होते, पसीने भी आते, आंसू भी आते, डेफिकेशन, यूरिनेशन ठीक है ना, तो ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलेक्टिवली एक्टिवेट किया जाता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को। इसकी दूसरी मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल आप देखें खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना बहुत अच्छा है और आपको देखें खाना देखते हुए आपको सलाइवेशन हो रही है, ठीक है, सलाइवेशन एट द सेम टाइम आप खा रहे हैं और एट द सेम टाइम आप डेफिकेट करेंगे अगर डिफ्यूज़ हो पैरासिम्पैथेटिक, तो इसलिए पैरासिम्पैथेटिक को कभी भी डिफ्यूजली एक्टिवेट नहीं किया जाता, ठीक है ना। याद रखें यहाँ पे देखें स्वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वेटिंग याद रखना, ये पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन है, ठीक है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया है 5 मिनट पहले, ठीक है। इसी तरह दूसरा ये कि एट द सेम टाइम आप अच्छा खाना दे के सलाइवा तो आपको आ रहा है, साथ में आंसू भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर डिफ्यूजली होता तो ऐसा होता, ठीक है। ये देखें कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, ये देखें एस सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हमने आपको पहले बताया रेस्ट, डाइजेस्ट एंड एलिमिनेट वाला सिस्टम है, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट या एलिमिनेट, ठीक है। अच्छा, तो आप देखते हैं आई पे एक्शंस। आई पे सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। आई पे देखें 2 टाइप के मसल्स होते हैं, डायलेटर पुपिली, ये जो लंबा रेडियल मसल्स हैं ये वाले, और दूसरा स्फिंक्टर प्यूपिली, ठीक है ना। ये देखें ये वाले स्फिंक्टर प्यूपिली हैं, ठीक है, और ये डायलेटर प्यूपिली हैं, ठीक है ना। देखें जब आप रिलैक्स होते हैं यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मूड में होते हैं तो आपकी आंखें जो है ना कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है ना। डायलेट तो उस वक्त होंगी ना, ज़्यादा खुली उस वक्त होंगी जब डॉग को देखेंगे, ठीक है ना। डॉग को देखिए डी फॉर डायलेट आपका होगा क्योंकि ये फिर सिंपैथेटिक सिस्टम का है, ठीक है, डायलेटेशन, ठीक है ना। तो जब जो कंस्ट्रिक्शन जो होती है ना, आप चाहते हैं जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी आंखों में कम रोशनी जाए, ठीक है, इसलिए कंस्ट्रिक्ट होते हैं। तो दूसरा ये कि जो स्फिंक्टर प्यूपिली है ना, इन मसल्स को हमने पहले भी पढ़ा था, एडिंग वेस्फाल्डिक न्यूक्लियस के थ्रू आता है, नर्व एंडिंग्स वो जो आती हैं और इनको कंस्ट्रिक्ट करती हैं। और इन जगहों में ना कंस्ट्रिक्ट अगर होना हो तो इसमें कौन से M1, M3, M2 और M3 में से कौन से जो है रिसेप्टर्स होने चाहिए, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स ना, M3 और M1, इन दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से ये वाले यहाँ पे हमारे स्फिंक्टर प्यूपिली पे होते हैं। याद रखें M4 और M5 हम सिर्फ और सिर्फ मेनली इन द CNS में होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आई का। अच्छा, अगर इस डायग्राम को अगर आप साइड से काट के देख लें, साइड से लेटरल व्यू देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारे स्फिंक्टर प्यूपिली हैं, ये वाले सर्कुलर स्मूथ मसल जहाँ पे हमने M3 देखा अभी, और ये जो है ये रेडिएटिंग जो एरो टाइप है, ये वाले मसल्स हैं डायलेटर प्यूपिली, ठीक है। इनके उस तरफ होता है हमारा सिलियरिस मसल, ठीक है, सिलियरिस मसल का भी रोल होता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में, ठीक है, अभी देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखें तो इस में आपको ये जो नज़र आ रहा है ये मसल, ये सिलियरिस मसल है, ठीक है ना। सिलियरिस मसल देखें किसी भी मसल का एक फिक्स्ड एंड होता है, एक अटैच्ड एंड होता है, फिक्स्ड एंड अटैच्ड एंड होता है। इसी तरह सिलियरिस का भी ये जो एरो हेड के साथ इसका ये अटैच्ड होता है, ठीक है ना। ये देखें एरो हेड क्या है, डायलेटर प्यूपिली का ये हेड है ना, इसके साथ ये जो है ना सिलियरिस का ये अटैच्ड फिक्स्ड एंड होता है, ठीक है ना, फिक्स्ड एंड होता है और ये फ्री एंड होता है। वैसे यहाँ भी इसी तरह है, एक इधर भी ये एंटीरियर फिक्स्ड एंड है, ठीक है ना, जिस तरह ये एरो के साथ ये लगा हुआ हो ऐसा है, ठीक है। अब देखें जब सिलियरिस मसल ये देखें ये पॉइंट में हम नोट करते हैं, पहले ये देखें सिलियरिस मसल से आता है, ये क्या करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट आता है, ठीक है ना, यहाँ से, और यहाँ से लेंस जो होता है ना हैंगिंग होता है, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ, इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। ये हो गया हमारा लेंस, ठीक है ना। अब देखें
अच्छा, जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा ना तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट इस तरफ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर, ठीक है ना, जब कंट्रैक्ट करेगा कंट्रैक्टेड स्टेट में इधर से भी ये इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रैक्ट होकर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कोई भी मसल कंट्रैक्ट होकर छोटा होता है ना, छोटा और मोटा हो जाता है, तो कंट्रैक्ट ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे कंट्रैक्ट होगा तो ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है ना, टुवर्ड्स दिस स्फिंक्टर प्यूपिल, ठीक है ना। ऐसे ऐसे होकर ये पॉइंट मसल ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। तो ये जो ए पॉइंट है ये रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ सिलियरिस है, और बी पॉइंट जो है ये कंट्रैक्टेड स्टेट ऑफ सिलियरिस है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ये जो है ये जो सिलियरिस मसल है ये ए पॉइंट पे ये रिलैक्स्ड है, बी पॉइंट पे ये कंट्रैक्टेड है और ग्लोबुलर हो गया, ये देखें ग्लोबुलर हो गया, ठीक है ना। याद रखें निमोनिक, जब ये ग्लोबुलर होता है ना, ये ग्लोबुलर होता है ना तो लेंस भी ग्लोबुलर होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बड़ी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कंसेप्ट ऑफ अकोमोडेशन समझ में आ जाएगा साथ साथ, ठीक है ना। ये देखें ये जो बी पॉइंट है ये कंट्रैक्टेड सिलियरिस है। सिलियरिस याद रखें, सिलियरिस का एंटीरियर एंड जो होता है ना फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एंटीरियर एंड होता है, ठीक है ना। और पोस्टीरियर एंड मूव करता है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो जब आगे पीछे का था हमने इसको ए का नाम दिया, जो वापस कंट्रैक्ट होता है तो बी का नाम दिया, ठीक है ना। इस तरह भी इस तरह है, जो रिलैक्स्ड है ए और कंट्रैक्टेड जो है ना बी है, ठीक है ना। अब देखें ये सस्पेंसरी लिगामेंट और ये लेंस है, ठीक है। इधर देखें ये सस्पेंसरी लिगामेंट और ये लेंस, ठीक है। जब इधर कंट्रैक्ट होगा तो ऊपर जाएगा ना, ये देखें ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना। सपोज इधर कोई मेरे हाथ में धागा है, मैं अगर ऐसे करूँगा तो ये ज़्यादा टेंस होगा ना, जब टेंस होगा तो लेंस भी टेंस होगा, टेंस होकर लेंस फ्लैट हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लैट लेंस हो जाएगा, ठीक है। जब ये लंबा होगा ना, जब ये लंबा होगा तो लेंस भी लंबा होगा, ठीक है। जब ये कंट्रैक्ट होगा तो ये इस पे टेंशन कम हो जाएगी सस्पेंसरी लिगामेंट में, तो जब ये कंट्रैक्ट होगा ग्लोबुलर हो जाएगा ना तो लेंस भी ग्लोबुलर हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ ये भी ये देखें ग्लोबुलर, ये यहाँ पे नहीं, ये इधर लाएं बी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये देखें कितना रिलैक्स है ये स्ट्रिंग, ये धागा, ठीक है, रिलैक्स है। तो लेंस के में क्या अपनी अंदर कैपेसिटी होती है कि इलास्टिक रिकॉइल की, ठीक है, वो फिर ग्लोबुलर बन जाता है, ठीक है ना। अभी देखें कंसेप्ट ऑफ एक्कोमोडेशन क्या है। जब आप फार विजन के लिए देखना चाह रहे हैं, दूर के लिए देखना चाह रहे हैं, तो आपका लेंस क्या होना चाहिए, आपका लेंस फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। जबकि आप नज़दीक के लिए देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका लेंस क्या होना चाहिए, ग्लोबुलर होना चाहिए। नियर के लिए आपका लेंस होना चाहिए ग्लोबुलर। अब देखें इसकी मिसाल आपको देता हूँ। दूर एक लड़की खड़ी है, ठीक है, फार एक लड़की खड़ी है, तो आपका क्या होगा लेंस जो होगा ना फ्लैट होगा, फ्लैट होगा। फार लड़की के लिए लेंस फ्लैट होगा, फ्लैट। और ये जो सिलियरिस भी है ना दूर होगा, फार होगा, ठीक है ना। जब जैसे जैसे ये करीब आ जाएगी लड़की, करीब आ जाएगी, सिलियरिस भी आपस में एक दूसरे से करीब आते जाएंगे, ठीक है। और लेंस क्या होगा, ग्लोबुलर होता जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता चला कि सो फॉर नियर विजन के लिए लेंस शुड बी ग्लोबुलर, ठीक है ना। और सिलियरिस शुड बी कंट्रैक्टेड, ठीक है ना। सिलियरिस शुड बी स्टिमुलेटेड, कंट्रैक्टेड और स्टिमुलेटेड एक ही बात है, ठीक है ना। स्टिमुलेटेड और कंट्रैक्टेड, स्टिमुलेट होगा तो कंट्रैक्ट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक आना, ठीक है, तो उसको कंट्रैक्टेड या स्टिमुलेटेड कहेंगे, ठीक है। और कंट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होने चाहिए, स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं, M1 और M3 और M5 स्टिमुलेटरी है ना। M5 तो सिर्फ मेनली CNS में होते हैं, तो हमें क्या यहाँ पे मिलेंगे M3 स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स मिलेंगे सिलियरिस पे, ठीक है, M3 स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। अब देखें फॉर एग्जांपल आप अपने कमरे में बैठे हुए खाना खा के रिलैक्स आराम म्यूज़िक से आपने चलाया हुआ है, सोने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि आप उस जगह में अकोमोडेट करना चाह रहे हैं नियर के लिए या फार के लिए, तो डेफिनेटली नियर के लिए ना। नियर के लिए फार करने के लिए, नियर के लिए फोकस करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, लेंस क्या चाहिए होगा, ग्लोबुलर लेंस चाहिए होगा। और सिलियरिस क्या होगा आपका, कंट्रैक्टेड चाहिए होगा, ठीक है ना, कंट्रैक्टेड सिलिया आपको चाहिए होगा। तो कंट्रैक्टेड के लिए वही स्टिमुलेशन हमारी पैरासिम्पैथेटिक से M3 के ज़रिए आती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे देखें, स्फिंक्टर प्यूपिलाई पे भी हमारे पास M3 आ गए और सिलियरिस पे भी हमारे पास M3 रिसेप्टर्स आ गए, ठीक है ना। स्फिंक्टर प्यूपिलाई क्या करता है, ये जब कंस्ट्रिक्ट करता है ना, ये देखें ये स्फिंक्टर प्यूपिलाई है ना, ये देखें ये जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो इनपुट ऑफ लाइट को कम कर देता है, ठीक है। जबकि हमारा जो सिलियरिस है ये यहाँ से इस फॉर्म में आता है, ग्लोबुलर फॉर्म में आता है, तो लेंस को भी ग्लोबुलर बना देता है, ठीक है। ये निमोनिक है, जब सिलियरिस ग्लोबुलर हो जाता है कंट्रैक्ट होके तो लेंस को भी ग्लोबुलर बना देता है। अब देखें ये जो सिलियरिस की कंट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिलियरिस की कंट्रैक्शन को कहते हैं साइक्लोस्पाज्म, ठीक है ना,
साइक्लोस्पाज्म का जो टर्म है ना वो यूज़ करते हैं सिलेरिस की कंट्रैक्शन के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेशेंट ने स्ट्रॉन्ग कोलिनर्जिक ड्रग ली हुई है, तो उसका जो सिलेरिस इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली वो ग्लोबुलर बन जाता है और वो रिलैक्स नहीं होता तो पेशेंट का क्या होता है, वो पेशेंट सिर्फ नियर विजन के लिए ठीक रहता है, लेकिन फार विजन के लिए उसकी नज़र ब्लर हो जाती है। तो यही जो ब्लर है ना, ब्लर इसलिए होती है कि वो कंट्रैक्ट रहता है ना, उसका विजन लेंस तो तैयार रहता है इसकी कंट्रैक्शन के लिए, इसकी कंट्रैक्शन की वजह से इसकी भी कंट्रैक्शन होती है, तो लेंस तैयार रहता है नियर विजन के लिए, फार विजन वो नहीं कर सकता। इसलिए इसको जो स्ट्रॉन्ग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की जो साइड इफेक्ट है ना, वो साइड इफेक्ट एक ब्लर्ड विजन भी है उनमें से एक, ठीक है। सो ब्लर्ड विजन होती है इससे। ब्लर्ड विजन इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग साइक्लोस्पास्टिसिटी, ठीक है। साइक्लोस्पाज्म मीन्स कंट्रैक्शन ऑफ द सिलेरिस मसल, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अलावा जो आई में जो टीयर लैक्रिमल जो ग्लैंड्स होते हैं ना, लैक्रिमल ग्लैंड्स में भी M3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये तो हमने बार बार पढ़ा है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। तो आई में ओवरऑल आई में M3, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखेंगे आई में तो हमने देख लिया, अभी देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें इसके एक्शंस देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बेड पे बैठे हुए हैं, आपने अच्छा सा खासा खाना खाया हुआ है, म्यूज़िक लगाया हुआ है, रिलैक्स हैं, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है या कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है बनिस्बत डॉग आपके पीछे भाग रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से आपको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। तो कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आपका क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है ना, आपकी जो उसमें ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन ये देखिए यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं, ये कंस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। M3 मसल्स होते हैं, यहाँ पे भी कंस्ट्रिक्ट होंगे, तो ठीक है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन ये इतनी नहीं होती कि आपको एज़माइटिक अटैक आ जाए, ठीक है ना। उससे देखें, इसके अलावा अब ये ड्रग्स यहाँ ये भी पता चलता है कि जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है देने से ड्रग, तो ये कंट्राइंडिकेटेड होगी एस्थमा और COPD में, ठीक है ना। एस्थमा और COPD के पेशेंट्स में पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस होते हैं ना, ये जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, ये सिक्रीशंस आपको पता है जहाँ भी सिक्रीशंस बढ़ाते हैं, जब सिक्रीशंस बढ़ाते हैं तो फिर और भी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। अगर आप एस्थमा के पेशेंट्स में देंगे तो एस्थमेटिक पेशेंट्स ऊपर एक तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ऊपर से सिक्रीशंस बढ़ाएंगे तो बड़ा इशू बन सकता है, ठीक है। अब देखिए हार्ट पे देखें, अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कार्डियक आउटपुट की ज़रूरत है या कम कार्डियक आउटपुट की, तो आपको कम कार्डियक आउटपुट की ज़रूरत है, ठीक है ना। थिंक लॉजिकली, ओके। निस्बत आपको डॉग के आपको कम कार्डियक आउटपुट की ज़रूरत है। देखिए जो कार्डियक आउटपुट है ये क्या होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो हार्ट रेट हमारी कम होनी चाहिए और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। हार्ट रेट तो कम करती है वेगस, ठीक है। अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट कम करना चाहिए, ठीक है ना। होता क्या है, राइट वेगस सप्लाई करती है SA नोड को, लेफ्ट वेगस सप्लाई करती है AV नोड को, हमने पढ़ा था, याद है, लेफ्ट वेगस सप्लाई करती है AV नोड को, ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखिए वेगस से यहाँ से एट्रियल मायोकार्डियम को भी फाइबर्स जाते हैं, ठीक है। ये वो दीवार को भी यहाँ से, ठीक है ना, दीवार को भी फाइबर्स जाते हैं, ठीक है, वेगस, और थोड़े से फाइबर्स जाते हैं बंडल ऑफ हिस तक, ये देखें बंडल ऑफ हिस तक, लेकिन वेगस जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को सप्लाई नहीं करती, याद रखें, ठीक है। वेगस वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को सप्लाई नहीं करती। तो देखें जब रेस्ट के दौरान आपको हार्ट रेट कम चाहिए ना, तो हम कम चाहिए तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चाहिए कि हार्ट रेट कम करे ना, कम करे, तो यहाँ पे इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होने चाहिए। कौन से होते हैं, M2 रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि ये रिसेप्टर्स इधर भी होते हैं, AV नोड पे भी, SA नोड पे भी, और AV नोड पे भी, और एट्रियल वाल्व्स पे भी होते हैं, ये देखें, लेकिन प्रैक्टिकली नॉट इन द वेंट्रिकल में ये जो है ना, ये जो रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है ना, ये देखें, ठीक है ना। तो अब ये है कि जब कोई हम मस्करेनिक ड्रग देते हैं ना, मस्करेनिक ड्रग, तो ये इनहिबिट करती है SA नोड को। इसको फिर क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया होता है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करती है, AV नोड को ब्लॉक करती है, ठीक है ना, इसको कहते हैं हार्ट ब्लॉक, ठीक है ना, इसको कहते हैं हार्ट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, ये कैसे होगा आपको पता है ना, M2 रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म वही है जो लोडिंग ऑफ अनलोडिंग ऑफ पोटेशियम होती है और लोडिंग ऑफ कैल्शियम कम होती है, ठीक है ना। तो ये M2 रिसेप्टर का मैकेनिज्म पढ़े, वही सिस्टम इधर भी है, ठीक है ना। अच्छा, अब विगत आती है आगे, तो क्या करती है ड्रग क्या करेगी, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन शो करेगी, यानी कि डिक्रीज हार्ट रेट को नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन करेगी, डिक्रीज कंडक्शन, यहाँ से नीचे कंडक्शन नहीं आएगी तो ड्रोमोट्रोपिक एक्शन होगा। नेगेटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन, यहाँ पे देखें, यहाँ से कंट्रक्टिलिटी इस जगह में, ये वॉल पे भी मैंने आर्ट्रियल वॉल पे होते हैं ना, ठीक है ना। तो नेगेटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन होगा, ठीक है। अगेन जो वेंट्रिकुलर वॉल की कंस्ट्रक्शन पे कोई असर नहीं होता, इनका याद रखें, MCQ आ सकता है। अब देखें ये वेस्कुलर सिस्टम पे हम देखते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स या मस्कुलिनिक ड्रग्स के क्या इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। देखें जब हम कोई ड्रग देते हैं मस्कुलिनिक इफेक्ट्स में होता क्या है, इधर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, एंडोथेलियल सेल्स पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। M3 रिसेप्टर्स पे जब हम वहाँ से एसिटाइलकोलिन या मस्कुलिनिक ड्रग, ठीक है ना, आती है, मस्कुलिनिक एगोनिस्ट कोई आती है, या पैथोमिमेटिक्स, ठीक है ना, ये आते हैं तो यह क्या होता है अंदर, ये M3 स्टिमुलेट होता है। M3 स्टिमुलेट होने के बाद जो मैकेनिज्म आपको पता है ना, M3 की स्टिमुलेशन का फ़र्ज़ क्या मैकेनिज्म, जब वो मैकेनिज्म जब होता है ना, जब कैल्शियम वगैरह इन होते हैं तो होता क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जो है ना, ये स्टिमुलेट हो जाता है। ये क्या करता है, अर्जिनिन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है ना, ये देखें, ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से जाती है वेस्कुलर मीडिया के स्मूथ मसल में और उनको रिलैक्स करती है। जब उनको रिलैक्स करती है ना, तो ब्लड प्रेशर डाउन होता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, ठीक है ना। तो एसिटाइलकोलिन एंड मस्कुलिनिक ड्रग्स जो है ना, पैरासिम्पैथेटिक, ये हार्ट रेट को तो कम करते ही करते हैं, साथ में इस तरह ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये GIT में जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, या एसिटाइलकोलिन का एक्शन, या मस्कुलिनिक ड्रग्स का एक्शन, मस्कुलिनिक पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स का एक्शन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये ऑल द सिक्रेशंस ये इंक्रीज़ कराते हैं, ठीक है ना। और सलाइवा से लेके पैंक्रियाटिक, लिवर जूस जितने भी होते हैं ना, उन सब की जो ऐसे सिक्रेशंस को ये इंक्रीज़ कराते हैं, ठीक है ना। इसीलिए दिस मस्कुलिनिक एगोनिस्ट आर कंट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है ना। इसी तरह पेरिस्टाल्सिस को भी ये इंक्रीज़ करते हैं और इसी तरह स्फिंक्टर्स को ये रिलैक्स करते हैं, ठीक है ना, ताकि पोटी वगैरह तो रिलैक्स उसमें करनी होती है ना, ठीक है ना। तो डेफिकेशन भी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, ठीक है। ये सिर्फ स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करते हैं अंटिल लेटर ऑन डेफिकेशन भी ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो ये सारा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ग्लैंड्स को सिक्रेट करने के लिए M3 स्टिमुलेटरी चाहिए, पेरिस्टाल्सिस के लिए कंट्रक्शन के लिए M3 स्टिमुलेटरी हमें चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह स्फिंक्टर्स में भी M3 जैसे M2 भी होते हैं, ठीक है ना, स्फिंक्टर्स पे। तो ये ठीक है ना, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अब देखते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम में क्या है, ठीक है ना। तो डेफिकेशन एक पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्ट, डाइजेस्ट एंड एलिमिनेट। डाइजेस्ट मतलब पेरिस्टाल्सिस और जूसेस के साथ, एलिमिनेट डेफिकेशन, ठीक है ना, रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर के साथ, ठीक है ना। तो ये या इसको आप ऐसे रख सकते हैं, जब डॉग का केस है तो आप अपने स्फिंक्टर्स को टाइट रखेंगे या खुले रखेंगे, टाइट ही रखेंगे ना। तो ये वो सिम्पैथेटिक एक्शन में आप टाइट रखेंगे, जब डॉग आएगा तो टाइट रखेंगे, तो वो सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक में उसका ऑपोजिट होता है, तो रिलैक्स होगा, ठीक है। अभी देखिए हमने कहा कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो रेस्ट, डाइजेस्ट एंड एलिमिनेट वाला सिस्टम है ना। तो यही एलिमिनेट डेफिकेशन के साथ, ठीक है ना, यूरिनेशन को भी कहते हैं, ठीक है ना। अक्सर आप देखते हैं डेफिकेशन के साथ ही तो यूरिनेशन होती है, ठीक है ना। तो इसलिए एलिमिनेट का मतलब डेफिकेशन भी है और यूरिनेशन भी है। तो यूरिनेशन भी एक पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, ठीक है ना। तो क्या आपका क्या ख्याल है, जब डॉग आपके पीछे हो तो आपको क्या मतलब यूरिनेट करते हुए बैठना चाहिए? नहीं, आप यूरिनेट उस वक्त करेंगे जब आप रिलैक्स हैं, ठीक है ना, अंदर रिलैक्स्ड रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है ना। तो अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डेल्टोसेलर मसल के ऊपर कौन सा जो रिसेप्टर होना चाहिए? M3। बाकी इसके अंदर का मैकेनिज्म आप खुद जानते हैं, ठीक है ना। तो M3 स्टिमुलेट आएगा ऊपर से, एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना, या कोई ड्रग, वही ड्रग मस्कुलिनिक एगोनिस्ट आएगी और लगेगी, और उसके बाद बाकी सारा, ठीक है ना, IP3 एंड डाइसाइल ग्लाइसरोल वाला सिस्टम सारा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ये देखें कि ये जो जेट्रोसल है ना, जेट्रोसल पे ये जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एसिटाइलकोलिन या कोई मस्कुलिनिक एगोनिस्ट आता है, यहाँ पे लगता है, तो ये कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट होकर यूरिनेशन होती है। लेकिन ये देखें यहाँ पे जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ना, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है ना, ये होता है अंडर स्ट्रॉन्ग सिम्पैथेटिक एक्टिविटी के कंट्रोल में होता है ये, ठीक है ना। तो होता क्या है कि एसिटाइलकोलिन जब आता है, इसको स्टिमुलेट करता है, तो इसको इनहिबिट भी करता है साथ में सिम्पैथेटिक
एक्टिविटी को, ठीक है ना। हेट्रो रिसेप्टर्स के कंसेप्ट है यहाँ भी जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो जब इनहिबिट करता है तो यहाँ ये इसकी कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो फिर ऊपर से जो है ना क्या है, यूरिनेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखें इरेक्शन और उस पर इरेक्शन और देखें एजैकुलेशन, देखें दो चीज़ें हैं। एजैकुलेशन जो होती है ना ये सिंपैथेटिक कंट्रोल में होती है, ठीक है। ये शूट याद है, शूट, और जो इरेक्शन जो है ना पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पीछे डॉग लगा हुआ है तो आप इरेक्शन होगी आपकी, नहीं ना। अच्छा, या फिर एग्ज़ाम हॉल में आपकी कभी इरेक्शन हुई है, नहीं ना। तो ये पैरासिम्पैथेटिक उस वक्त होती है जब रेस्ट, डाइजेस्ट एंड एलिमिनेट वाला मामला चल रहा हो, ठीक है। जो डॉग पीछे लगा हो तो नहीं होती, वो उस वक्त वो सिंपैथेटिक ठीक है ना माहौल होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें इसी तरह फीमेल में भी जो सिक्रेशंस हैं, वेटिंग है, वो पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो ड्रग्स एंटी कोलिनर्जिक है ना, ठीक है ना, एंटी मस्करिनिक एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी, वो प्रॉब्लम्स करती हैं इरेक्शन के साथ, ठीक है। जो ड्रग्स एंटी सिंपैथेटिक हैं, ठीक है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह वगैरह, वो एजैकुलेशन के साथ प्रॉब्लम्स करती हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीमेल में याद रखें इरेक्शन जो है ना, मेल में इरेक्शन होती है और फीमेल में वेजाइनल सिक्रेशंस एंड लुब्रिकेशंस होती हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक पार्ट में, ठीक है। और जो फीमेल में ऑर्गेज्म जो है वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से होती है, ठीक है। ओवरऑल इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो पैरासिम्पैथेटिक जो या मस्कुलिनिक या एसिटाइलकोलिन के एक्शंस को आप ऐसे याद रखें, क्लोज द प्यूपिल, ठीक है ना, क्लोज द प्यूपिल एंड सिक्रीट एंड एलिमिनेट, ठीक है। सिक्रीट, स्वेटिंग, दिस एंड दैट सारा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसीलिए जब कोई ड्रग स्ट्रॉन्ग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की और टॉक्सिसिटी होती है ना, जो सॉरी एंटी नहीं मस्कुलिनिक ड्रग्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीआईटी की पेरिस्टाल्सिस होती है, क्रैम्प्स इसीलिए होते हैं, ठीक है ना। ये इसकी एक रीज़न है, ठीक है, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, क्रैम्प्स याद रखें मस्कुलिनिक एक्शंस की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस की वजह से।